डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में आज का टॉपिक है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। प्रस्तावक जब अपनी प्रार्थना या प्रस्ताव ग्रहीता को रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता उसकी प्रार्थना को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेता है, अर्थात उसकी सहमति दे देता है, तो हम कहेंगे कि उस प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2B के अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है प्रस्ताव के प्रति अपनी सम्मति या सहमति दे देता है, तो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समझा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ए बी को अपना स्कूटर 20,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता है। बी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो बी की इस सहमति को ही स्वीकृति कहा जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक प्रस्तावक किसी विशेष मेथड से, विशेष रीति से स्वीकृति देने के लिए नहीं कहता है, तो स्वीकृति किसी भी प्रकार, जैसे लिखित में, मौखिक, गर्भित या सांकेतिक आदि किसी भी रूप में दी जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि प्रस्तावक पत्र के द्वारा प्रस्ताव कर रहा है और स्वीकृति का मेथड भी बता रहा है कि प्रस्ताव ग्रहीता को स्वीकृति फोन के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा देनी है, तो यहाँ इस केस में प्रस्तावक ने स्वीकृति का एक मेथड निर्धारित कर दिया है, तो विशेष रूप से अर्थात प्रस्ताव ग्रहीता को टेलीफोन के द्वारा ही स्वीकृति देनी होगी। लेकिन प्रस्तावक यदि विशेष रीति के बारे में कुछ नहीं कहता है, तो प्रस्ताव ग्रहीता किसी भी रीति से जो प्रचलित है स्वीकृति दे सकता है। स्वीकृति का क्या प्रभाव होता है, क्या परिणाम होता है? जब प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाती है तो वह प्रस्ताव वचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे ही प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, वचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ठहराव का जन्म भी हो जाता है। इसको सूत्र रूप में हमें इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं: प्रस्ताव जोड़ स्वीकृति बराबर वचन बराबर ठहराव। यदि प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का है, तो ऐसे प्रस्ताव की सहमति या स्वीकृति होते ही कंसर्निंग पार्टीज में संबंधित पक्षकारों में पारस्परिक रूप से म्यूचुअली लीगल ऑब्लिगेशंस अर्थात वैधानिक अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, और इन दायित्वों को पूरा करने की कानूनी रूप से उनकी बाध्यता हो जाती है। सर विलियम एंसन इस संबंध में यह कहते हैं कि प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो बारूद के ढेर के लिए जलती हुई दिया सलाई का। जैसे ही दिया सलाई बारूद के संपर्क में आती है तुरंत विस्फोट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रस्ताव स्वीकृत होते ही ठहराव का जन्म हो जाता है। प्रस्ताव की स्वीकृति कौन दे सकता है? इसका रिस्पॉन्स ये होगा कि प्रस्ताव की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रस्ताव के प्रकार पर निर्भर करता है, प्रस्ताव को कौन स्वीकार कर सकता है। इस दृष्टि से प्रकृति के अनुसार प्रस्ताव दो प्रकार का हो सकता है: विशिष्ट प्रस्ताव और सामान्य प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में यदि प्रस्ताव का प्रकार या प्रकृति विशिष्ट प्रस्ताव की है, तो विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति वही व्यक्ति दे सकता है जिसको प्रस्ताव किया गया है। अर्थात
प्रस्ताविती ही इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकता है। प्रस्ताविती के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति उस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे सकता है। जैसे क्लास में 80 स्टूडेंट्स 80 विद्यार्थी मौजूद है, प्रेजेंट है, और मैं एक विशेष विद्यार्थी अर्थात विद्यार्थी का नाम लेके, जैसे राम इस प्रश्न का जवाब बताओ, तो मैंने विशेष अर्थात पर्टिकुलर राम से ही उस प्रश्न का जवाब पूछा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब बताइए, इसका मतलब पूरी क्लास में सभी बच्चों को मैंने ये कहा है कि आप में से कोई भी इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं। तो प्रस्ताव जब किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है तो उस प्रस्ताव की अर्थात विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति वह व्यक्ति विशेष ही दे सकता है। इस संबंध में बोल्टन बनाम जोन्स का केस महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है, जो इस प्रकार है। बोल्टन बनाम जोन्स का केस 1857 का है। इस विवाद में एक बिजनेसमैन ने, एक व्यापारी ने अपना संपूर्ण बिजनेस, संपूर्ण व्यापार अपने मैनेजर, अपने प्रबंधक बोल्टन को बेच दिया। जिस दिन व्यापार बेचा गया था उसी दिन शाम को जोन्स नामक एक व्यक्ति ने व्यापार या कारोबार के वास्तविक स्वामी के व्यक्तिगत नाम से एक परचेज ऑर्डर, एक क्रय आदेश भेजा, और परिवर्तित स्वामी जो अब बोल्टन हो गया है ने इस क्रय आदेश की पूर्ति कर दी। अर्थात जोन्स के आदेश अनुसार बोल्टन ने उसको माल बेच दिया। लेकिन बाद में जोन्स ने उस माल के मूल्य का भुगतान करने से मना कर दिया। तो बोल्टन ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय के जजेज, उनमें प्रमुख पोलक सीबी एवं अन्य ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति ए से अनुबंध करने के अभिप्राय से प्रस्ताव रखता है, यदि कोई व्यक्ति ए से यानी कि व्यक्ति विशेष से अनुबंध करने के अभिप्राय से प्रस्ताव रखता है, तो बी यानी कि दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव के अधीन कोई अधिकार नहीं रख सकता है। अतः बोल्टन जोन्स से उस माल की कीमत वसूल नहीं कर सकता है, क्योंकि जोन्स ने बोल्टन को प्रस्ताव नहीं किया था, अतः वह इसकी स्वीकृति भी नहीं दे सकता है। दूसरा प्रस्ताव होता है सामान्य प्रस्ताव, और सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति कौन दे सकता है? इस संबंध में हम ये कहेंगे कि चूंकि सामान्य प्रस्ताव संपूर्ण जनता के लिए, पूरे विश्व के लिए होता है, अतः इसकी स्वीकृति संपूर्ण जनता में से, विश्व में से कोई भी व्यक्ति दे सकता है। और ऐसे प्रस्ताव अर्थात सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति उस प्रस्ताव की शर्तों का पालन करने मात्र से हो सकती है, अर्थात ऐसे प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके इसकी स्वीकृति दी जा सकती है। इस संबंध में कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला महत्वपूर्ण है, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आपको ये केस मैंने बता दिया था। उसके बाद में आते हैं स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम की स्वीकृति के संबंध में कौन कौन से लीगल रूल्स है। आज की क्लास में इसके दो रूल्स को, दो वैधानिक नियमों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये बताएं कि बिना वेद स्वीकृति के वेद अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति वेद नहीं होगी तो वेद अनुबंध या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। अतः किसी भी प्रस्ताव की वेद स्वीकृति के लिए कुछ वैधानिक नियमों और उपनियमों, कुछ लीगल रूल्स और सब रूल्स को पालन करना जरूरी होता है। और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 6, 7, 8 एवं 9 में इसके कुछ वैधानिक नियम दिए हुए हैं।
अर्थात भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 6, 7, 8 एवं 9 में स्वीकृति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक नियम दिए हुए हैं एवं समय समय पर विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा, विभिन्न जजेस के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर कुछ नियम निश्चित किए गए हैं। वो नियम इस प्रकार है। पहला वैधानिक नियम है, स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सबसे पहला और प्राथमिक नियम यह है कि स्वीकृति संपूर्ण प्रस्ताव की होनी चाहिए, प्रस्ताव के किसी भाग की नहीं हो सकती है और उसमें स्वीकृति के साथ में कोई शर्त भी जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सशर्त विद टर्म एंड कंडीशन स्वीकृति कानून की दृष्टि में कोई स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। अर्थात स्वीकृति स्वीकृति अर्थात एक्सेप्टेंस संपूर्ण प्रस्ताव की ही हो सकती है, प्रस्ताव के एक भाग की नहीं। एवं स्वीकृति के साथ में यदि प्रस्ताव ग्रहीता या स्वीकृता कोई शर्त जोड़ देता है तो यह स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। यदि शर्त जोड़ दी है तो यह स्वीकृति न होकर प्रति प्रस्ताव का जन्म हो जाएगा। इस संबंध में जॉर्डन बनाम नॉर्टन का मामला महत्वपूर्ण है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे और अगला वैधानिक नियम भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।